हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका सिविल सर्विस स्क्वायर में। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बार फिर से जो हम चला रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज, उसमें एक नया चैप्टर लेके आए हम, पंजाब और अंग्रेज। तो अभी तक आपने देखा कि हमने मराठा साम्राज्य से लेकर के बंगाल सब पढ़ लिया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कहाँ पर आपको मिलेगा तो ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम पंजाब से। देखिए, अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल बढ़ाते 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 वो फाइनली जाके पहुंचे पंजाब। देखिए, पंजाब में उस टाइम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी और एक बहुत ही कुशल शासक महाराजा रणजीत सिंह थे, जिन्होंने कि अपना बहुत सारा, जो कहते हैं आपको कि मिलिट्री पावर एक्सपैंड किया था। ये आपको देखने को मिलेगा आगे। और रही बात दोस्तों कि ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये लूसेंट और स्पेक्ट्रम का मिक्स है, जिससे कि आपको लूसेंट की जो फैक्ट्स है और जो स्पेक्ट्रम की स्टोरी है वो आपको धीरे धीरे मिलता जाए। तो आइए वापस चलते हैं अपने हिस्ट्री के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आई होप कि आप सबकी होली बहुत अच्छी रही होगी। तो चलिए अब शुरू से वापस पढ़ाई शुरू करते हैं कि पंजाब में उस वक्त 12 मिस्ल यानी सिखों के अलग अलग कबीलों का शासन था। जब अंग्रेज भारत में थे तो उस टाइम पंजाब में 12 अलग मिस्ल यानी कि अलग अलग कबीलों का शासन था पंजाब में। तब हुआ ये कि रणजीत सिंह जो है सुकर चकिया मिसल से थे। कितनी बार ये सवाल एग्जाम्स में पूछा गया है, मैं आपको नहीं बता सकता कि रणजीत सिंह इनमें से किस मिसल से थे। तो मिसल का मतलब आपने समझ लिया, सिखों के अलग अलग कबीलों को मिसल कहा जाता है। अब आइए चलते हैं स्टोरीज पे कि 1799 में जमन शाह जो काबुल से था, उसने रणजीत सिंह को लाहौर का राजा मान लिया था। जी हाँ, रणजीत सिंह को उसने लाहौर का राजा मान लिया। और 1805 आते आते रणजीत सिंह का अमृतसर पे भी अधिकार हो गया। तो देखिए, उस तरफ जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है, तो उस तरफ जो लाहौर है और इधर जो अमृतसर है, दोनों पे महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। अब पंजाब की राजनीतिक राजधानी थी लाहौर और धार्मिक राजधानी थी अमृतसर। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वन डे एग्जाम्स एज वेल एज प्री के क्वेश्चंस के लिहाजे से कि राजनीतिक राजधानी कौन सी थी, धार्मिक राजधानी कौन सी थी। तो आप याद रखने के लिहाजे से कि जो आपका अमृतसर है वो राजनीतिक धार्मिक राजधानी थी और जो लाहौर है वो राजनीतिक राजधानी है। ये दोनों उनके अधीन आ गई। तो 1809 ईस्वी में होती है अमृतसर की संधि, और ये होती है महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज में भी कौन, चार्ल्स मेटकैफ के बीच। इस संधि के तहत एक चीज हुआ कि सतलज नदी का को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। अब 1809 ईस्वी में क्या हुआ कि काबुल का शहजादा जो था शाह सूजा भारत आया और उसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। लेकिन रणजीत सिंह जी के द्वारा मदद न करने पर वह अंग्रेजों की शरण में चला गया। ये जो कोहिनूर हीरे का उठ के आता है मसला, वो यहीं से आता है कि जो काबुल चला गया था कोहिनूर मेडाइवल इंडिया में, वो वापस आया कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के पास। अब हुआ क्या कि 1818, 1819 और 1834 तक मुल्तान, कश्मीर और पेशावर रणजीत सिंह ने जीत लिए। मैंने आपसे बोला था कि सिखों का जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह एक बहुत ही कुशल योद्धा के रूप में आपको दिखेंगे। आप देख रहे हैं कि लाहौर हो, अमृतसर हो, मुल्तान हो, कश्मीर हो, पेशावर हो, सब धीरे 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 करके राजा रणजीत सिंह जीतते चले आ रहे हैं। हालांकि उनके जो सक्सेसर हुए, जो उनके बाद आए, वो उतने कुशल योद्धा साबित नहीं हुए, ये भी आपको देखने मिलेगा। 1838 में अंग्रेज, शाह सूजा व रणजीत सिंह के बीच त्रिदलीय संधि हुई। 1838 में एक त्रिदलीय संधि होती है अंग्रेज, शाह सूजा व रणजीत सिंह के बीच। और 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद देखिए क्या होता है कि रणजीत सिंह ने ना खालसा के नाम से शासन किया था। आइए जानते हैं कि रणजीत सिंह का किस तरह का शासन रहा था। तो रणजीत सिंह ने खालसा के नाम से शासन किया था और सिक्कों पर गुरु नानक देव व गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिखवाया था। तो वो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि रणजीत सिंह के सिक्कों पर किनका नाम अंकित था। अच्छा, रणजीत सिंह एक सहिष्णु शासक थे, यानी कि वो सर्वधर्म समभाव में बिलीव रखते थे और राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित किया था। उन्होंने सूफी संतों का सम्मान करते थे। उनके जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था दीनानाथ और अजीजुद्दीन थे उनके विदेश मंत्री। ये उनके बहुत प्रमुख मंत्री थे। आप देख रहे हैं अजीजुद्दीन मुस्लिम समुदाय से आते हैं और दीनानाथ एक हिंदू धर्म से आते हैं। तो यानी कि जो सांप्रदायिक सद्भाव उनके आपको दरबार में भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, अनेक यूरोपीय अधिकारियों को भी राज्य में नियुक्त किया था, जैसे वंतूरा पैदल सेना का प्रमुख, अलार्ड, ये जो आप
पढ़ने जा रहे हैं ये टर्म्स हैं जो सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। अलार्ड घुड़सवार सेना का प्रमुख, कोर्ट या गार्डनर कहते थे तोपखाने के प्रमुख को, वहीं एविटेबल कहते थे गवर्नर या प्रशासक को पेशावर के। और फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जेकोमॉन्ट ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किन्होंने की है, तो ये फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जेकोमॉन्ट ने की है। देखिए, रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो थे खड्ग सिंह, खड्ग सिंह के बाद आए नौनिहाल सिंह, उसके बाद आए शेर सिंह, और दिलीप सिंह तक आते आते लगभग ये जो सुकर चक्रिया मिस्र का जो कंट्रोल था लगभग खत्म होकर अंग्रेज धीरे धीरे वापस अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। देखिए, रणजीत सिंह के समय जो भू राजस्व था ना वो 1/3 से लेकर 2/5 तक लिया जाता था। सर्वोच्च न्यायालय को उनके टाइम पे अदालते आला कहा जाता था। उनकी सेना एशिया की दूसरी शक्तिशाली सेना थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि एक जो राजा है उसके पास इतनी पावरफुल सेना है। और अगर हम सेना में और चलते हैं तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पे चलते हैं। देखिए क्या होता है कि जब रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों को समझ में आने लगा था कि यही सही वक्त है धीरे धीरे करके पंजाब को अपने कंट्रोल में लेने का, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा महानायक है वो इस दुनिया से जा चुका है। W.F. ऑसबर्न ने लिखा था कि हमें रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब को तुरंत जीत लेना चाहिए और सिंध को अपनी सीमा बना लेना चाहिए। कंपनी तो बड़े बड़े ऊंटों को खा चुकी है, इस मच्छर की तो बात ही क्या है। आप देखिए, जिस रणजीत सिंह के रहते ये कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, अब उनके जाने के बाद ऐसे स्टेटमेंट आने लगे थे। मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल तथा अलीवाल की लड़ाइयों के बाद फरवरी 1846 को सबराव के निर्णायक युद्ध में सिख हार गए व उन पर लाहौर की संधि थोप दी गई। थोप दी गई मतलब यहां अंग्रेजों का पूरा पूरा फायदा होगा। अब लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 को। इसमें क्या क्या था? दिलीप सिंह को राजा स्वीकार कर लिया गया, रानी जिंदा को संरक्षिका बना दिया गया, लाल सिंह को वजीर बना दिया गया और 1.5 करोड़ रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में लिया गया। अच्छा, सिख सेना की मैंने पहले बात की थी कि रणजीत सिंह के वक्त पहले बहुत ज्यादा सेना थी, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि सेना को सीमित किया। मात्र 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार रह सकते थे सेना में। अच्छा, हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंट नियुक्त किया गया पंजाब का। हेनरी लॉरेंस जो थे उन्हें पंजाब का रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया। 11 मार्च 1846 को हुए अनुपूरक संधियों में अंग्रेजी सेना को दिसंबर 1846 तक लाहौर में रख दिया गया। इस तरह से पूरा का पूरा जो महाराजा रणजीत सिंह का बनाया हुआ उनका गढ़ था, धीरे धीरे करके अंग्रेज इसमें इन्वेड कर रहे थे। वहीं 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि के तहत दलीप सिंह के वयस्क होने तक अंग्रेजी सेना पंजाब में रहेगी और रानी जिंदा को शेखपुरा भेज दिया गया। ये पूरी पूरी प्लानिंग कर रहे थे कि आगे इस मिसल का कंट्रोल हो ही ना पाए। वहीं एक और युद्ध हुआ, इसे कहते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आंग्ल शब्द का इस्तेमाल है अंग्रेजों के रिस्पेक्ट में हम करते हैं और इंग्लिश में से एंग्लो बोलते हैं। तो युद्ध की शुरुआत मुल्तान के गवर्नर मूलराज व हजारा के गवर्नर चतर सिंह के विद्रोह से हुई। अच्छा, इस विद्रोह के बारे में डलहौजी क्या कहता है? डलहौजी कहता है कि पूर्व चेतावनी के बिना तथा अकारण ही सिखों ने युद्ध की घोषणा कर दी है। श्रीमान, मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि उनसे यह युद्ध प्रतिशोध सहित ही किया जाएगा। यानी डलहौजी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि मैं अब सिख का जो साम्राज्य है मैं उसे उखाड़ के ही फेंक के दिखाऊंगा, क्योंकि अब मैं भी प्रतिशोध के लिए ही लड़ूंगा। तब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध, चिलियनवाला का युद्ध। यह 13 जनवरी 1849 को हुआ। सिख की तरफ से लड़े शेर सिंह, वहीं अंग्रेजों की तरफ थे गफ। हालांकि यह युद्ध अनिर्णायक साबित हुआ, लेकिन गफ ने इसे अपने पक्ष में बताया। तो इस पर डलहौजी कहता है, हमें विजय मिली परंतु एक और ऐसी विजय हमें नष्ट कर देगी। आप सोच सकते हैं क्या इंटेंसिटी रहा होगा युद्ध का कि अंग्रेज जीतने के बाद भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा एक और युद्ध लड़ना पड़ा ना तो हम तितर बितर हो जाएंगे और हम नष्ट हो जाएंगे। हालांकि इस युद्ध के बाद गफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को भेजा गया। गफ के स्टेट में आपने ऊपर देखा था कि गफ ने कहा था कि ये हम जीत जाएंगे, पर डलहौजी को रियल में पता था कि ऐसी जीत नहीं हुई है जिसे हम एक तरफा कह सकते हैं। उसी के साथ एक और युद्ध आता है, तोपों का युद्ध कहते हैं इसे। ये गुजरात का युद्ध भी कहलाता है। ये 1849 ईस्वी में हुआ था। ये अंतिम और पूर्णतया निर्णायक युद्ध था और समस्त पंजाब अंग्रेजों के चरणों में लौट रहा था। यानी कि यहां से धीरे 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 वापस पंजाब जो है अंग्रेजों के कंट्रोल में आने लगा। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में इसी युद्ध के बाद विलय हो गया।
दलीप सिंह को पेंशन देकर पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया। जी हां, दलीप सिंह को पेंशन देकर पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया और हेनरी लॉरेंस ने इस विलय के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह था गुजरात का युद्ध, जिसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं। और यहां के बाद हमने अभी तक जो है पंजाब, मैसूर, बंगाल, मराठा, हमने इन सारे साम्राज्य का लड़ाइयां देखी, इनका कंट्रोल देखा, इन पर अंग्रेजों का होता हुआ कंट्रोल देखा। देखिए अब धीरे धीरे करके चारों आप देख रहे हैं किस तरह से अपने जिसे कहते हैं कि स्ट्रैटेजी से अंग्रेज धीरे 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 भारत के कोने कोने में पहुंचकर अपना कंट्रोल स्थापित कर रहे हैं। अब कुछ देर बाद जब आएगा, अब आएगी अंग्रेजों की पॉलिसियां, इकोनॉमिक पॉलिसी, फिर आएगा कुछ विद्रोह। तो धीरे 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 अब जो है हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि अब अंग्रेज अपनी इकोनॉमिक से लेके हर पॉलिसी हम पे थोपेगी और हम एज एन इंडियन हमें वो मानना पड़ेगा और धीरे 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 यही ब्रिटिश इंडिया के विरोध जो है ज्वाला उत्पन्न करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए। पुराने किसी भी लेक्चर के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।